बच्चों आज सेक्शन बी में, ठीक है, सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं पहले। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन से एक वेव क्रिएट होती है। ठीक है, जो वेव की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। देखिए, कुछ इस प्रकार से ऑक्सीलेशन हो रहा होता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से ऑक्सीलेशन हो रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। अगर आप देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कुछ ऐसे हो रहा होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। आप देख रहे हैं जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन हो रहा है वो वाई डायरेक्शन में हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन हो रहा है वो आप देख सकते हैं जेड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ये जेड डायरेक्शन है ना, ये जेड डायरेक्शन है बेटा। कौन सी है ये जेड डायरेक्शन, और ये कौन सी है, वाई डायरेक्शन। और जो वेव्स प्रोपिगेट होती है, वेव जो ट्रैवल करेगी, वेव जो ट्रैवल करेगी वो करेगी इन एक्स डायरेक्शन। याद रखिए, वेव ट्रैवल करेगी इन एक्स डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है वाई डायरेक्शन में। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, मैग्नेटिक फील्ड जो बी से नोट करते हो, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन किधर है, जेड डायरेक्शन में। तो जो वेव ट्रेवल करेगी वो कहाँ, किधर डायरेक्शन में करेगी, एक्स डायरेक्शन में करेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो बेटा ये इसकी इक्वेशंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑक्सीलेशन की, वो होती है, ध्यान रखना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो ट्रेवल कर रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव्स है वाई डायरेक्शन में प्रोपिगेट करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन वाई डायरेक्शन में। तो इसके लिए जो इक्वेशन होती है, ई इक्वल टू होता है, याद रखना, ई इक्वल टू ई नोट साइन के एक्स माइनस के ओमेगा इंटू टी। ठीक है, अब माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि अगर वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाएगी तो माइनस लगाएंगे, अगर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करेंगे तो याद रखना यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक है, इंटू जे कैप। क्लियर है। और अगर जहाँ के की वैल्यू याद रखना, के जो होता है वेव नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2π/λ। क्या होती है, 2π/λ। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है, जैसे ये वेव्स होती है ना, वेव्स, तो ये जो है आपको पता है ये लैम्डा कहलाती है। ठीक है, और एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टी होता है। तो अगर मैं स्पीड देखूँ, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब लैम्डा अपॉन टाइम, कितना हो गया, टी। और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी, तो ये हो गया लैम्डा इंटू एफ। तो अगर आप चाहो तो इस लैम्डा की जगह ये भी रख सकते हो, सी अपॉन एफ। अगर आप यहाँ पे रख देंगे ना सी अपॉन एफ, तो बच्चे देखो 2πf ऊपर हो गया, के बराबर हो गया 2πf अपॉन सी। तो ये 2πf को बोल सकते हैं ओमेगा, ओमेगा अपॉन सी भी बोल सकते हैं कि। ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशन बताई है, लिखना आपको। ठीक, इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो के डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अगर हम देखें तो बी इक्वल टू होगा बी नॉट साइन वही के एक्स। ठीक है, अगर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस को ओमेगा टी की कैप लेंगे, और अगर नेगेटिव में जा रहा है तो प्लस लेंगे, याद रखना। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑक्सीलेट करते हैं ना, उनके लिए जो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशंस होती हैं वो ये होती हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, के वेव नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2π/λ होती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप समझ में हो गए। अब यही क्वेश्चन नंबर 17 में, अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में जो चीज़ दे रखी है वो पहले लिख लो। देखो जो भी चीज़ दे रखी होती है ना उसे लिख लेते हैं पहले। आपको कह रहा है कि एम्पलीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड होता है, याद रखना, ये जो ई नोट है, बी नोट है, ये एम्पलीट्यूड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कहलाता है। सही है, तो ये कह रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का दे रखा है अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इतना दे रखा है, कितना दे रखा है, ये बी नोट दे रखा है 510। ठीक है, एन नैनो टेस्ला के कैप दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है इसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो है ओमेगा की वैल्यू दे रखी है कितनी, ये दे रखी है 60 इंटू 10⁶। कितनी दे रखी है, 10⁶ दे रखी है। ठीक है,
अब कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऑक्सीलेशन बताना है। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखना, जेड डायरेक्शन में मैंने देखा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सुनो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो आपको निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है वैसे वाई डायरेक्शन में होता है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस के ओमेगा टी इंटू जे कैप, अगर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो, ठीक है, ये लिखवाया है। लेकिन मुझे यहाँ पे ई नॉट नहीं पता, ना यहाँ पे के पता, ना ओमेगा पता, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है बस। और वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, तो जो भी एक्सप्रेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी नॉट और ओमेगा दे रखा है, तो एक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशो होता है वो किसके बराबर होता है, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। ध्यान रखना, किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन निकल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को दे रखा है 510 नैनो दे रखा है, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ये 3 × 510 × 10⁸ × 10⁻⁹। तो देखो 8 और 1 9 हो गया, 9 से ये 9 कट गया, अब कितना आ गया, ये 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, इतना न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, या वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हो इसे, 153 वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, 153। लेकिन अभी मुझे के चाहिए, क्या चाहिए, के चाहिए ना। चलो देखो के कैसे निकालेंगे, देखो के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू मैंने अभी बताई थी, अभी लिखवाया, के की वैल्यू होती है 2π/λ। और अगर इसे सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँगा तो मैंने बताया था क्या आ गई थी, ω/c भी आ गई थी। क्या आ गई थी वैल्यू बेटा, ω/c भी आ गई थी। तो देखो के बराबर होता है ना, अभी बताया था 2π/λ, ठीक है। और मैंने बताया था स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 1 टाइम पीरियड को फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। तो लेमडा की जगह लेमडा की जगह क्या रख सकते हैं हम, c/f यहाँ पर, तो 2π/c/f, तो ओमेगा इसको लिख सकते हैं 2πf/c, इसको लिख सकते हैं ω/c। तो के की वैल्यू आ गई ω/c, सही है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ओमेगा जो होता है, यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, इतने रेडियन पर सेकंड, क्वेश्चन में ही दे रखा है 60 × 10⁻⁶, तो लिख देंगे 60 × 10⁻⁶। सी की वैल्यू आपको जानते हो 3 × 10⁸ होती है। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, 3 × 2 = 20, तो ये हो गया, तो ये 20 × 10⁻⁶ ऊपर है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ये करीब 2 × 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा 0.2। ये क्या आएगा, के की वैल्यू आ गई। अभी और क्या चाहिए आपको, फॉर्मूले में पुट करेंगे, ओमेगा है ये, तो ये सारी वैल्यू निकल के आ गई हम हमारे पास। तो ये सीधे इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो इक्वेशन जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन पूछ रहा है ना, तो इक्वल टू द ई नॉट साइन के एक्स माइनस के ओमेगा टी इंटू क्या होगा, जे कैप, ठीक है। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, 153, साइन के की वैल्यू कितनी आई है बच्चा, 0.2 इंटू एक्स माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, 60 × 10⁻⁶ थी, इंटू टी इंटू जे कैप। ये एक्सप्रेशन निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ध्यान रखना, ठीक है बेटा, ये एक्सप्रेशन निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बोलो कोई प्रॉब्लम, आई होप समझ में आया होगा आपके, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल अगेंस्ट द लोड दे रखा है। देखिए सबसे पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पर, ये पोटेंशियल डिफरेंस V के बीच में और लोड करंट I के बीच में ग्राफ बना हुआ है, सही है। ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है। तुम्हारे को यहाँ पर पता है, यहाँ पे करंट 0 है, यहाँ करंट 12 है, यहाँ जो है 6 है। देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा था जो है सेल में पढ़ा था, E = होता है V+IR, क्या होता है, E = V+IR, ठीक है। अगर आपको पता है EMF क्या होता है, अगर कोई सर्किट है, अगर सर्किट में करंट नाम है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल की EMF के बराबर होता है। तो यहाँ E किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। यही तो मतलब हुआ, अगर करंट 0 के बराबर हो गया
और इसमें करंट जीरो की वैल्यू, आई की वैल्यू जीरो डाल दो इस इक्वेशन में, तो सेल का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस, सेल में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। ठीक है, यही बताया था। ईएमएफ की डेफिनेशन यही थी कि ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अगर किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होता तो जो भी टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, ये बताया था। या ये हो सकता है कि जो ईएमएफ होता है वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है, एनर्जी जो सप्लाइड होती है बाय द सोर्स के द्वारा, ये बराबर होती है। एक तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था, जैसे ये जो है कोई ये मान लो तुम्हारे पास, इस तरीके से समझ लो। देखो ये हमारे पास सोर्स है बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर था, ये इसका ईएमएफ ई था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था कैपिटल आर। ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसे बोलते हैं वी। ठीक है, और टोटल वोल्टेज होता है उसे बोलते हैं ई। तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ये टोटल वोल्टेज ईएमएफ ऑफ सेल, जो कि क्या करता है बाहर वाले सर्किट में भी जो है एनर्जी देता है, प्लस अंदर भी इंटरनल एनर्जी भी होती है। इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। ठीक है, देखो ध्यान से, ई इक्वल टू होता है बाहर वाले को लिए प्लस वी देंगे, वी प्लस जो करंट जाएगी भाई बाहर वाले के लिए भी जाएगी, आई इंटू आर क्या होगा? वी होगा, प्लस अंदर के लिए भी जाएगी, आई इंटू स्मॉल आर होगा। वी बराबर होता है आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ये तो फॉर्मूला पड़ा है, ई इक्वल टू हो जाता है आई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। यही फॉर्मूला पढ़ते हैं, बताओ यही तो पढ़ते हैं भाई। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आप कहोगे सर किसका है? तो देखो सेल ये जो है ना, ये जो है ये मैंने बताया भी था, जैसे दो इलेक्ट्रोड होते थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना भाई। दो इलेक्ट्रोड होते थे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट भरा होता था, क्या होता था? H2SO4 सल्फोर। तो जो इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस होता था उसे आर से नोट करते थे, है ना। और ये टर्मिनल्स हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है और ये नेगेटिव टर्मिनल्स है। ठीक है, ये हो गया, ये प्लस और ये माइनस, ये वो चीज़ हो गई। और इंटरनल रेजिस्टेंस ये जो आर होता है ये सॉल्यूशन का होता है, सही है। फिर हम इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके साथ जोड़ देते हैं, जैसे बल्ब है या कोई भी लोड है वो लगा देते हैं। ये जो टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये हम रखना, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। तो तुमने ये पढ़ लिया कि देखो बेटा ई इक्वल टू होता है वी प्लस आई आर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ वाई एक्सिस पे क्या है? वी। तो वी बेटा वी बराबर लिख सकता हूँ मैं से, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, आर इंटू आई लिख सकता हूँ, प्लस ई लिख सकता हूँ। देखो ये चीज़ यहाँ आएगी, जब ये चीज़ जब यहाँ आएगी तो वी को यहीं रहने दिया, वी को यहीं रहने दिया, वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के आर इंटू आई प्लस ई हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन का कंपेरिजन हम इससे नहीं कर सकते? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर सकते हैं, जहाँ सी क्या है? इंटरसेप्ट। सी क्या है? इंटरसेप्ट। सी क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट कहलाता है। इंटरसेप्ट मतलब जो वाई एक्सिस पे काटती है ना, स्लोप जो वाई एक्सिस पे काटता है उसे इंटरसेप्ट करते हैं। यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है? ईएमएफ के बराबर है। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पर स्लोप किसका है? स्लोप जो है जिसे एम कहेंगे वो किसके बराबर है? माइनस आर के बराबर। स्लोप क्या होता है वैसे? टेन थीटा ही तो होता है। तो अब मुझे बताओ, जो ऊपर ग्राफ दे रखा है इसका स्लोप कैसा है बेटा? नेगेटिव है, घट रहा है, वैल्यू घट रही है। तो इसका जो थीटा होगा वो क्या शो करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, देखो टेन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है? ये भैया 6 ही तो है, और ये कितना है? 12, यही तो है। तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है? 12। तो ये हो गया 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5। सही है। ये जो स्लोप होता है ये क्या शो करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 0.5 ओम। यही तो मैंने बताया बेटा कि स्लोप जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस शो करता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस शो करेगा तो ये कितना आएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है तो माइनस की 0.5 ओम कह देंगे। कोई प्रॉब्लम बताओ बेटा? आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 0.5 ओम कह सकते हैं, जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.5 ओम आ गया। ठीक है, पूछ रहा है ना इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए स्लोप का क्या होगा। तो इसका जो स्लोप होगा ना, वो जो स्लोप निकाल ले टेन थीटा इक्वल टू करके, वही क्या इंडिकेट करेगा? इसका जो स्लोप होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ ऑफ सेल का तुम्हें पूछ रहा है, सेल का ईएमएफ ऑफ सेल का जब मिलता है जब करंट जीरो हो। जब करंट जीरो होगा तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, ये कह सकते हैं। या मैंने अभी तुम्हें ये भी बताया था, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होता है वो क्या शो करता है? स्लोप। जब कोई ग्राफ, जैसे ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, देखो ये यहाँ काट रहा है, तो
तो ये इसका इंटरसेप्ट कहलाता है सी, ठीक है, ये इसका स्लोप कहलाता है, याद रखना। जैसे कोई ग्राफ है ऐसे काट रहा है, सपोज कर लो तुम्हारे को इस ग्राफ में इस तरीके से कोई काट रहा है ग्राफ, मान लो ऐसे काट रहा है, तो ये इसका इंटरसेप्ट होगा। ये जो स्लोप है ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटता है, तो ओरिजिन से वहाँ तक की डिस्टेंस जो कहलाती है इंटरसेप्ट कहलाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बस यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, तो जो इंटरसेप्ट है वो ये यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस ये इंटरसेप्ट कहलाएगी, और इंटरसेप्ट सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। ये तो बताया है यहाँ पर सी ई के बराबर होता है, तो यहाँ पे ईएमएफ कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। एक तो ये तरीके से समझ सकते हैं, या ये समझ सकते हैं इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू कितनी है, 0। जब करंट की वैल्यू जहाँ 0 होगी वहाँ वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज कितना मिल रहा है, 0 करंट पर वोल्टेज कितना मिल रहा है, 6 वोल्ट। यही वोल्टेज जो है सेल के ईएमएफ के तो बराबर होगा। जब कभी करंट 0 होती है तो उस समय जो वोल्टेज होता है वही सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, तो उसका आंसर 6 वोल्ट होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक चार्ज क्यू है इज प्लेस्ड इनसाइड ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए फिल्ड विद वाटर, ठीक है, एंड अनदर चार्ज 2q इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब ऑफ साइड 2a विच वैक्यूम्ड इनसाइड, फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंक विद द स्फीयर टू दैट लिंक विद द क्यूब, ये बताना है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, कैसे करेंगे। देखो एक स्फीयर है, क्या है ये, एक स्फीयर, ये एक स्फीयर है, ठीक है, जो कि पानी से फिल्ड है, वाटर से क्या है, फिल्ड, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, वैसे पानी का के होता है, जिसकी वैल्यू याद रखना 80 होती है। इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, ये कह रहा है अंदर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये स्फीयर है, ये क्लोज सरफेस है। स्फीयर क्या है, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस, सही है। क्लोज सरफेस क्या होगा बच्चों, गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस होगा। क्लोज सरफेस क्या होगा, ये गॉसियन सरफेस होता है ना। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज्ड है, तो जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला गॉसियन सरफेस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट जब होता था जब एयर होती थी, लेकिन यहाँ तो पानी है, तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे, पानी के लिए एप्सिलॉन यूज़ करोगे। ये किसी मीडियम में यूज़ करते हैं, और वो मीडियम क्या है, यहाँ पे पानी है, वो मीडियम क्या है, यहाँ पे पानी। और एप्सिलॉन की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, सही है। जो चार्ज है अंदर वो तो क्यू ही है ना, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा। तो ये जो फ्लक्स होगा स्फीयर के थ्रू, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन इंटू के की वैल्यू कितनी है, 80 होगी, ठीक है, ये हो गया। चलिए ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये कह रहा है कि एनोदर चार्ज 2q है, वो प्लेस रखा है इनसाइड द क्यूब, क्या रखा है, इनसाइड द क्यूब रखा हुआ है। तो मुझे बताओ क्यूब है, क्यूब ऐसे रखा हुआ है, ये क्यूब है, सही है ना, सही है क्यूब, और क्यूब की साइड दे रखी है 2a 2a 2a, क्यूब की साइड दे रखी है 2a 2a और 2a, ठीक है। और इसके अंदर कोई कह रहा है कि जो चार्ज है वो 2q चार्ज है, कितना चार्ज है इसके अंदर, 2q। तो ये बताओ, ये भी क्यूब भी तो एक क्लोज सरफेस होता है, बोलो ना, क्यूब भी तो क्लोज सरफेस होता है नहीं होता, ठीक है। तो क्लोज सरफेस कौन सा सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, और उसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज होगा वो कितना है, 2q। तो इसके लिए फ्लक्स कितना आएगा क्यूब के थ्रू, क्यू इंक्लोज कितना है, 2q अपॉन, ये एयर में रखा हुआ है, ये चीज़ एयर में, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लेंगे बस। अब क्या पूछ रहा है वो, अब पूछ रहा है बता दो इसका रेशो क्या होगा, कि इसका फ्लक्स लिंक विद स्फीयर का क्यूब के साथ। तो स्फीयर का किसके संग, क्यूब के साथ फ्लक्स बताना है। तो बताओ स्फीयर का कितना होगा, ये क्यू अपॉन 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये हो जाएगा 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बताओ एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्यू से क्यू कट गया, तो कितना आ जाएगा ये 2 अपॉन, बताइए, सॉरी 1 अपॉन, एक सेकेंड ना, जस्ट ये आ जाएगा, ये तो ऊपर जाता तो 1 अपॉन 80 इंटू 2 हो जाता, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 160 आ जाएगा, ये आंसर है, सही है नहीं, सही है, ये ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों के। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर और डिफाइन करना है 1 एम्पियर की डेफिनेशंस। ठीक है, देखिए एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे एक्सप्रेशन। दो वायर्स हैं आपके पास, तो वो भी दोनों कैसे वायर हैं, करंट कैरिंग वायर हैं। कैसे वायर हैं, दो करंट कैरिंग वायर, सही है। और कह रहा है कि उसके बीच में मैग्नेटिक फोर्स निकालना है पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ पर यूनिट है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। ठीक है, तो बताओ इनके सेपरेशन, इनके बीच का सेपरेशन मान लिया डी है, कितना है इसका सेपरेशन, डी। ठीक है, आपको पता होगी कि सबसे पहले ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी करंट मान लिया I1, इसकी करंट मान लिया I2, दो वायर है। ठीक है, जब दोनों पैरेलल वायर्स होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, इस तरीके से ध्यान रखना। ये वायर 1 है और ये वायर 2 है, इस तरीके से। अगर मान लीजिए दो वायर्स हों अगर, और वो दोनों वायर में करंट एक दूसरे के अपोजिट बह भी रही हूँ, जैसे करंट I1 यहाँ हो, I2 यहाँ हो, तो ये रिपल्शन क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, रिपल्शन क्रिएट करते हैं, ध्यान रखना। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बता दिया। चलो अब एक्सप्रेशन में समझिए कैसे क्या करते हैं। ठीक है, देखो जब ये दो वायर्स हैं ना, पैरेलल वायर्स, इसमें करंट जा रही है ऐसे I1 और इसमें करंट जा रही है मान लो I2, इनके दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी। कितना है, डी है। तो देखो ध्यान से सुनना, ये करंट I1 है, ये करंट I1 है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है इस पर, क्योंकि आपको पता है अगर कोई वायर रहता है सिंगल जिसमें से करंट जा रहा है I और इससे R दूरी पर होता है कोई अगर पॉइंट P, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, करंट की डायरेक्शन में तो अंगूठे को रखते हैं और 4 फिंगर्स को हम किधर रखते हैं, पॉइंट P की तरफ, फिर उंगली को कल कर देते हैं। जब कल करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर शो होगा नहीं होगा, ये बताओ भाई। हमने अंगूठे को तो इसकी डायरेक्शन में रखा, किसकी डायरेक्शन में, करंट की। और जो 4 फिंगर्स होती हैं, जो 4 फिंगर होती हैं उसको रखते हैं पॉइंट P की डायरेक्शन में, फिर उसी को कल कर देते हैं। कल करोगे तो अंदर की ओर जाएगी, अंदर मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की ओर ही तो होगा, बोलो बेटा, अंदर ही तो होगा। और तुम्हें पता है अगर एक कोई इन्फिनिटली लॉन्ग वायर होता है, उससे अगर R दूरी पर कोई पॉइंट P लूँ तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो वैल्यू होती है वो होती है μ0I/2πr। क्या होती है, μ0I/2πr। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर बना है, ये मैग्नेटिक फील्ड है V1। ठीक है, जो अंदर की ओर है। बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड V1 की, वो होगी μ0 × I1/2πr। R कितना है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस D, 2πd हो गया, क्योंकि इस पॉइंट पे निकालना है ना। इधर ये वायर है सेकंड और ये वायर है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही बेटा यहाँ पे देखो, ऐसे ही देखो, ये अगर इसके थ्रू इस पे निकालेंगे, तो इस पे निकालेंगे तो करंट की डायरेक्शन अंगूठे को तो इसकी डायरेक्शन में रखेंगे भाई। अंगूठे को अगर आप देखो तो इसकी डायरेक्शन में रखेंगे, अंगूठे को रखेंगे या नहीं, जो है देखो अंगूठे को हमने रख दिया इसकी डायरेक्शन में। ठीक है, और उंगली को, 4 उंगली को किधर रखना है, इस डायरेक्शन में, बोलो रखना है, इसी डायरेक्शन में रखना है। फिर उंगली को कल कर देना, उंगली को कल कर देना। जब कल करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी देगा यहाँ पर। तो देखो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैं मिटा दे रहा हूँ उसको, अंगूठे को, थंब को तो करंट की डायरेक्शन में रखा, उंगली को इधर फेस किया, तो उंगली को कल करोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया है, सेकंड वायर की वजह से, तो इसलिए बोलेंगे इसे B2। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी μ0 × I/2π/d होगी। सही, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। सही नहीं सही। तो तुमने क्या करा कि इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, दोनों की वजह से निकाल दिया। अब करना क्या है, अब करना ये है, देखो एक्सप्रेशन बता रहा हूँ मैं आपको। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, जो किसी, अगर मान लो एक वायर है जिसकी लेंथ L है, देखो समझना, और ये वायर जो है एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, फॉर एग्जांपल ऐसे। ठीक है, तो तुम क्या करते थे, इस पर फोर्स लगाते थे,
तो फोर्स की डायरेक्शन किधर लगेगी, देखो आपको हमेशा जो है 4 फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है, अंदर की ओर। और करंट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, 4 फिंगर को इसमें रखना है, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। तो जो पाम होगा, जो हथेली होगी, वो किधर जा रही है, वो इधर जा रही होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। भाई देखो 4 फिंगर्स को आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना, थंब को, तो जो पाम होगी वो फोर्स की डायरेक्शन देगी, जो इधर लगेगा। देख लेना करके, अगर ना आए समझ में तो बता देना, ठीक है, वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है। तो ये फोर्स लगेगा। अब मुझे बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में, इस पर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा सेकंड पर फर्स्ट की वजह से, ठीक है। तो ये बताओ ये वाला फोर्स होता कितना है, आई इंटू बी इंटू एल होता है, आई बी एल ही तो होता है, साइन थीटा, थीटा 90 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल होता है एल के बीच का, एल जो होगा करंट की डायरेक्शन में होगा, ध्यान रखना, जो लेंथ वेक्टर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनके बीच का एंगल थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, फोर्स का फॉर्मूला आई बी एल होता है। तो जो फोर्स लगेगा ऑन सेकंड वायर पे, फोर्स ऑन वायर 2 पर, किसकी वजह से, ड्यू टू वायर 1 की वजह से, वायर 1 की वजह से कितना हुआ, फोर्स ऑन 2 पर 1 की वजह से, वो होता है फॉर्मूला आई बी एल। आई कौन, कितना करंट बह रहा है बेटा, आई 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड किस में रखा है, B1 इंटू लेंथ एल, ठीक है। तो बताओ फोर्स F21 इक्वल टू हो गया I2 इंटू B1, B1 की वैल्यू अभी बताई थी, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd इंटू लेंथ एल, ये तो बताई थी। भाई देखो ना B1 कितना है, म्यू नॉट I1 आया, सॉरी म्यू नॉट I1 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, म्यू नॉट I1, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd इंटू लेंथ एल। तो मैं चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक्सप्रेशन निकल पा रहा फोर्स पर यूनिट लेंथ का, तो ये हो गया म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू डी हो गया, सही है। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या बोलूँगा, स्मॉल एफ, स्मॉल F21 हो जाएगा, सही है नहीं सही है। तो स्मॉल F21 इक्वल टू हो जाएगा, याद रखना, म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 अपॉन के 2π इंटू डी हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन निकलेगा फोर्स का, फोर्स पर यूनिट लेंथ का, सही है नहीं सही है। ये हो गया। अब देखो F12 कैसे निकालेंगे, ये फोर्स होगा F12 इस पर लगने वाला, ये वाला फोर्स भी, क्योंकि जब इस पर लगा है सेकंड वायर पर फोर्स 1 के द्वारा, तो इस पर भी लगा सकते हैं F12। ये कैसे लगेगा, बिल्कुल सिमिलरली, देखो सिमिलरली लिख सकते हैं हम यहाँ पर, सिमिलरली फोर्स ऑन 1 पे 2 पे निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला होता है I1, देखो फोर्स ऑन 1 पे लग रहा है ना, ये करंट लेंगे I1 करंट लेंगे, इंटू किस मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा है, ये करंट करेंगे वाया B2 इंटू लेंथ एल लेंगे, साइन 90 होता है ये, तो ये I1 हो गया। B2 की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट इंटू I2 अपॉन 2πd इंटू लेंथ एल। देखिए अभी बताया ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd होगा, क्योंकि इसकी वजह से निकालने ना, इसकी वजह से इस पर निकालने, सही नहीं, इस पर निकालने, तो ये B2 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd, ठीक है, ये हो गया। तो देखो तो यहाँ पर भी फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, तो फोर्स ये हो जाएगा म्यू नॉट है ना इंटू I1 इंटू I2, ठीक है, अपॉन 2πd, और ये पर यूनिट लेंथ यहाँ आएगी, इसे बोल सकते हैं स्मॉल F12 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 अपॉन 2πd। तो देख रहे हैं आप दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट आ रहे हैं नहीं आ रहे। भाई देखिए 2 वायर्स हैं, अगर इस पर ये वायर 1 था और ये वायर 2 था, इस पर फोर्स लग रहा था फोर्स ऑन 2 पर बाई 1 के द्वारा, इस पर फोर्स लग रहा है ऑन 1 पर बाई 2 के द्वारा, दोनों इक्वल है, अपोजिट है। तो F12 वेक्टर बराबर हो गया माइनस के F21 वेक्टर, ये कह सकते हैं ना, ये क्या हो गया, एक तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं ना ये। चलो ठीक है, चलो ये हो गया। अब डेफिनेशन पूछा 1 एम्पियर की क्या होगी, 1 एम्पियर की डेफिनेशन बड़ा ही पूछी गई है, तो ज़रा ऐसे ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन, तो 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन होती है बच्चा, वो ध्यान से सुनो क्या कहते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन, ठीक है। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है, मैंने तुम्हें बताया भी था, फॉर्मूला जो था म्यू नॉट, अभी जो बताया था म्यू नॉट I1 इंटू I2, ये तो था अपॉन 2πd, सही है, 2πd, ये स्मॉल एफ लिख लो, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख लो, ठीक है, यही तो था, फोर्स पर यूनिट लेंथ था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जब ये लेके चलूँ कि करंट I1 और I2 की वैल्यू तो यूनिटी है, यूनिटी मतलब 1 एम्पियर है, और जो डिस्टेंस है बीच की, जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है,
कितनी है 1 मीटर, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। और बच्चा इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 इंटू 10⁻⁷, याद रखना, न्यूटन पर मीटर, ये तो फोर्स लगेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे, ध्यान से सुनो, इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे कि 1 एम्पियर जो होता है, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द ऐसी कांस्टेंट करंट होती है, एज डिफाइंड एज द कांस्टेंट करंट, ठीक है, जो कि फ्लो होगी, कांस्टेंट करंट फ्लो होगी, कहाँ होगी, विच फ्लोइंग, कहाँ होगी, 2 वायर में होगी ना, इन 2 पैरेलल वायर्स, इन 2 पैरेलल, इन्फिनाइटली थे ना लंबे, तो इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स कह सकते हो या वायर्स बोल सकते हो, लॉन्ग कंडक्टर्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। वो दोनों वायर कहाँ रखे हुए थे, एक डिस्टेंस पर रखे थे, एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के साथ, फ्रॉम ईच अदर, जो प्रोड्यूस क्या कर रहे थे, प्रोड्यूसेस ए फोर्स, कितने फोर्स कर रहे थे प्रोड्यूस, फोर्स 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स प्रोड्यूस कर रहे थे, किसके बीच में, बिटवीन देम, एक दूसरे के बीच में। सही है, समझ में आया नहीं है भाई। 2 वायर्स हैं, ये मैंने डेफिनेशन क्या बताई, एक कांस्टेंट करंट होता है जो फ्लो हो रहा है 2 वायर्स के बीच में, जो कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं, और कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये दोनों वायर्स हैं, इनके बीच की दूरी कितनी ले ली है, ये दूरी समझाने के लिए 1 मीटर है ना, और इनके दोनों यूनिट करंट फ्लो हो रही है इन्फिनिटी लॉन्ग वायर में। तो ये दोनों कितने फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स क्या कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आया नहीं है, इतने न्यूटन का प्रोड्यूस कर रहे हैं। सही है, ये होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ड्रॉ द रे डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। ठीक है, देखिए और करके है, यहाँ पे आपको खाली डायग्राम शो करना है। ठीक है, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस वो होते हैं, डायमैग्नेटिक वो होते हैं, ध्यान रखना, जो क्या करते हैं, वीकली रिपेल्ड होते हैं। रिपेल्ड होंगे तो ऑब्वियसली जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी उसको अपने से दूर धकेल देंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे कर देंगे। ये रिपल्शन की वजह से वो थोड़ा सा ये कॉन्वेक्स शेप में मुड़ जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये तो डायमैग्नेटिक का बन गया। अगर आप पैरामैग्नेटिक का बनाएं, पैरामैग्नेटिक का पूछा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न, पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, तो थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट के लिए कॉन्केव शेप आनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये देखो, ये ऐसे और ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करना, कॉन्केव शेप होनी चाहिए, कॉन्केव, ऐसे। कॉन्वेक्स में वीकली रिपेल्ड हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक फील्ड का लाइन पैटर्न बनाना था। ठीक है, 20 हो गए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 27 और क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये और कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और 28, जो कि सेक्शन ये आई थिंक सेक्शन सी का पार्ट है ना। हाँ, सेक्शन सी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 27 और 28। तो सेक्शन सी का पार्ट है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, क्योंकि 33 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू।